वोल्टा डेज के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ विश्वजीत शुक्ला और आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डेली क्विज सॉल्व कर सकते हैं वोल्टा डेज के हिंदी वेबसाइट को खोल के। तो आइए आज का जानते हैं आप पहला प्रश्न। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष का सबसे उपयुक्त अर्थ निम्न में कौन है? पहला, राज्य का कोई धर्म नहीं है। दूसरा, भारत के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। तीसरा, धर्म व्यक्तियों का एक निजी मामला है। और चौथा, भारत सभी धर्मों को समायोजित करता है। तो ये मैं कहूँ तो बहुत ही आसान प्रश्न है। धर्मनिरपेक्षता मतलब एक जैसा स्टेट जिसमें सभी धर्म के लोग आसानी से स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। भाई जानते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, कोई भी प्रिविलेज विशेषाधिकार नहीं देता है। कोई भी धर्म हो, राज्य इसको बढ़ावा नहीं देता है। तो आप इसको एनसीईआरटी में आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है और लिंक दिया हुआ है जिसको आप खोल के आसानी से एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, नकद प्रबंधन बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला कथन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है न कि राज्य सरकार द्वारा, मतलब नकद प्रबंधन बिल जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है न कि राज्य सरकार द्वारा। दूसरा है, इसका उपयोग राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो राजकोषीय घाटा होता है बजट में उसको भरने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए किया जाता है। तीसरा है, इसका उपयोग सरकार के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, तीनों। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 3। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। इसका उपयोग राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए नहीं किया जाता है। 2010 में भारत सरकार ने आरबीआई के परामर्श से एक नया अल्पकालिक साधन पेश किया जिसे कैश मैनेजमेंट बिल CMB के रूप में जाना जाता था। इसका उपयोग राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है, यानी कि दूसरा कथन गलत है। लेकिन इसका उपयोग भारत सरकार के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को पूरा करने के लिए किया जाता है। CMB में T बिल का सामान्य चरित्र होता है, यानी कि ट्रेजरी बिल, लेकिन 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है। जो ट्रेजरी बिल होता है वो 91 दिन से कम के मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता पीरियड में किया जाता है। अब मान लीजिए कि इसे सरल बनाने के लिए आप समझिए कि अगले वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार का घाटा 10 लाख करोड़ रुपए है, तो यह रुपए के बॉन्ड जारी करने की योजना बना सकता है। 10 लाख करोड़ जो ट्रेजरी बिल या दिनांकित प्रतिभूतियां से होंगी। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पिछड़े लोगों को आरक्षण प्रदान करना भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची के निर्माण का आधार था। दूसरा कथन है कि 1951 से अब तक 368 से अधिक अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल हैं। तीसरा कथन है, भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून रख सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। भाई देखते हैं ऑप्शन, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 9वीं अनुसूची में ऐसा कुछ कानून डाला जाता है जिसका कुछ विशेष प्रावधान होता है। जो केंद्र सरकार कुछ विशेष प्रावधान करती है उसे 9वीं अनुसूची में डाल देती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछड़े लोगों को आरक्षण प्रदान करना भारत के 9वीं अनुसूची के निर्माण का आधार था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुसूची को जो वो पिछड़े लोगों को आरक्षण का था वो आर्टिकल 31B 31A 1951 में ये सब प्रावधान किया गया था। अब 1951 से अब तक 386 से अधिक अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 386 जो है आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। उसमें सिर्फ 13 कानून जो है अभी तक शामिल हैं। तीसरा कथन सही है, भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून रख सकती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। अब आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो इसमें क्या है कि सरकार 9वीं अनुसूची में संसद के माध्यम से अधिनियम जोड़ती है, इसीलिए तीसरा कथन सही है। और दूसरा कथन गलत है, जैसे कि मैंने बताया 13 कानून जोड़े गए हैं और 284 अधिनियम शामिल है इसमें। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। पहला है, संसद द्वारा पारित एक कानून से। दूसरा, संसद द्वारा पारित एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा है, एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं
द्वारा अनुमोदित किया गया हो। चौथा कथन है संसद द्वारा पारित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो अब आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को अगर घटाना हो या बढ़ाना हो, उनसे रिलेटेड कोई भी मुद्दे हो, तो उसके लिए एक संवैधानिक संशोधन संसद अधिनियम में पारित करना होगा और दोनों सदनों से पारित करके 50% कम से कम राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आर्टिकल 368 में कहा गया है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीडियर देयरफॉर, मतलब संविधान में जो संशोधन का अधिकार है वो आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत कहा गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान में जो 5वां भाग है और चौथा चैप्टर में है, उसमें आपका जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, तो उसमें अनुच्छेद 124 ये कहता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होगा, स्थापना होगा, उसमें जजेस होंगे, चीफ जस्टिस होंगे यानी कि और कुछ और जजेस होंगे जो उनकी मदद करेंगे फैसला सुनाने में। अब वो जो प्रावधान है कि जिसमें 50% से अधिक विधानसभाओं मतलब लगभग, तो उसमें ऐसे ऐसे अनुच्छेद जैसे कि आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 55 है, 73 है, 162 है, 241 है, 279A है। तो ये सब जो आर्टिकल है उसमें करने के लिए फिर आपका चैप्टर 4 हो गया, जैसा कि अभी मैंने बताया, जिसमें जुडिशरी के बारे में बात आती है। एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, यानी कि 7वीं अनुसूची में कोई भी अगर लिस्ट है तो उसके बारे में, जिसमें आपका 3 तरह के लिस्ट आते हैं, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट एंड सेंटर लिस्ट, यानी कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। फिर उसमें आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, मतलब राज्यों का क्या रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। तो ये सब जो है उसमें आपको 50% चाहिए उनका भी समर्थन करने के लिए। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग के कार्य में एक मानव अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। दूसरा कथन है भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन का सदस्य नहीं है क्योंकि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा करना चाहता है। तीसरा है NHRC सशस्त्र बल द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच नहीं करता है। NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं और आप डेली क्विज में भी जाके खोल के लिंक सॉल्व कर सकते हैं, उसमें अच्छे से आपको व्याख्या मिल जाएगा। आप अपना मार्क्स लीडर बोर्ड में दर्ज कर सकते हैं और बाकी बच्चों से कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका रैंक किस पोजीशन पे है, आपकी स्थिति क्या है, आप खुद का आकलन कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसमें पहला कथन है कि आयोग के कार्यों में से एक मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन ये कहता है कि भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन का सदस्य नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर उसको संप्रभुता की रक्षा करनी है तो इसका इससे मतलब नहीं है, तो ये इसका सदस्य है। और तीसरा कथन यानी कि दूसरा कथन हमारा गलत हो गया। और तीसरा कथन है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये करता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले डेली क्विज में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक आप वेबसाइट खोल के जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आसानी से आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।